हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर सेकंड। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, पॉलिटिकल थॉट। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को मतलब देखा है लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, तो प्लीज़ आप जा करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत मेहनत से अपने आप नोट्स लिखती हूँ आप लोगों के लिए, और फिर उसके बाद ये नोट्स भी मैंने फ्री कर रखे हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। तो बेस्ट ऑफ लक, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें प्लेटो का जो थॉट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर अ मैन टू कॉन्कर हिमसेल्फ इज़ द फर्स्ट एंड नोबल्स ऑफ ऑल विक्ट्रीज। एक इंसान के लिए जो है सबसे पहली लड़ाई उसके अपने आप से होती है। अगर वो उसको जीत लेता है तो वो सभी चीज़ों पे जीत जो है उसकी वो सभी चीज़ों पर जीत हासिल कर सकता है। ऐसा होता है जब हम स्टार्टिंग में तैयारी करने चलते हैं तो 1 और 2 दिन हम मन लगा के अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन तीसरे दिन हमारा दिल हमें कहता है या दिमाग कहता है कि अभी पढ़ाई मत कर। तो वही वो पॉइंट होता है जिस समय हमें अपने दिमाग से लड़ करके उसको कंट्रोल में करना होता है। और जो इंसान उस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है वो हर चीज़ पे विक्ट्री पा सकता है। प्लेटो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्लेटो का टाइम पीरियड देखेंगे जो 427 से लेकर 347 बीसी तक था। ही वॉज एन एंशंट ग्रीक फिलोसफर। वो ग्रीक के रहने वाले थे और इसलिए उनको एंशंट ग्रीक फिलोसफर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर इन वेस्टर्न ट्रेडिशन। वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर उनको फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर के नाम से जाना गया है। वो चीज़ों को सिस्टमेटिकली मतलब लिखा करते थे। सॉक्रेटिस वॉज हिज मेंटोर। अब उनके जो गुरु थे उनका नाम सॉक्रेटिस है। अगर आपने सॉक्रेटिस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जा करके उनके बारे में देखिए। वो हिंदी में मतलब उनको सुकरात के नाम से जाना जाता है। इन हिज राइटिंग ही शोज़ द आइडिया ऑफ सॉक्रेटिस। जो प्लेटो थे वो सॉक्रेटिस के बहुत करीबी थे, उनके सबसे अच्छे शिष्य थे। इस वजह से उन्होंने अपनी सारी राइटिंग्स में जो है सॉक्रेटिस के विचारों को दिखाया है। अब जैसे कि जो लोग सॉक्रेटिस के बारे में जानते होंगे उन्हें ये पता होगा कि एथेंस के अंदर उनको सज़ा दे दी थी। जो सॉक्रेटिस थे वो जितने भी यंगस्टर थे उनको कहते थे कि आप क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन करके आप सच की खोज करो। क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि जो आपको राजा बोल रहा है उस बात को मत मानो। तो जो एथेंस था, एथेंस को ये लग रहा था कि जो सॉक्रेटिस है वो हमारे यंगस्टर्स को भड़का रहा है, इसलिए वहाँ पर पहले सज़ा दी जाती थी कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है, राजा के खिलाफ जाता है, तो उसको हीमलॉक का मतलब होता है कि एक जहर का प्याला दिया जाता था। और सॉक्रेटिस को भी जहर का प्याला दिया था और उन्होंने वो जहर का प्याला पी लिया था। हालांकि प्लेटो ने उनको कहा था, उनके शिष्य ने, कि आप यहाँ से भाग जाइए, एथेंस से हम आपको भगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन सॉक्रेटिस एक ऐसे टीचर थे जो अपने मरते दम तक अपने बच्चों को कुछ अच्छा ही सिखाना चाहते थे। ये हर एक टीचर के बस की बात नहीं होती है। तो प्लीज़ सॉक्रेटिस के बारे में पढ़िए जा करके मेरी वीडियोस में। ही वॉज द पियोनियर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। जो प्लेटो थे वो पियोनियर थे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के। अब हिज बर्थ नेम वॉज एरिस्टोटल्स। उनका जो जन्म का नाम था उनकी फैमिली ने जो दिया था वो एरिस्टोटल्स था। बट उनको बाद में जब वो रेसलिंग करने लगे, उनका कुश्ती में भी बहुत मन था, तो उनके जो कोच थे उन्होंने उनको ये नाम दिया प्लेटो। प्लेटो का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके कंधे बहुत चौड़े होते हैं। तो उनकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर था, उनके कंधे बहुत चौड़े थे, तो इस वजह से उनके जो रेसलर थे उन्होंने ये नाम दिया उनको प्लेटो का। ड्यूरिंग हिज यूथ प्लेटो सर्व्ड एज द सोल्जर फॉर एथेंस। अब आप लोगों को पता होगा, जिसने जो पढ़ रहा होगा, या कई लोग एमए के दौरान भी इसको पढ़ेंगे, कि जो एथेंस है, ग्रीक के अंदर एथेंस और स्पार्टा दो स्टेट थे। अब इनके बीच में आपस में पेलोपिलीशियन वॉर चला था जो कि 27 सालों तक था। अब जो सॉक्रेटिस थे और जो प्लेटो थे वो एथेंस के रहने वाले थे, तो इन लोगों ने भी सर्व किया था एज अ सोल्जर एथेंस में लड़ाई के दौरान। ड्यूरिंग हिज एग्जाइल ही ट्रेवल टू इजिप्ट टू स्टडी ज्योमेट्री। अब जो प्लेटो थे, प्लेटो ने एग्जाइल मतलब वो अपना जो एथेंस है वो छोड़ करके चले गए थे। अब वो छोड़ करके क्यों गए थे आप समझ सकते हैं। एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को देखा कि वो सच की खोज कर रहा है, वो राजा के खिलाफ जाके बोल रहा है, तो उसको
जहर पिला दिया गया। अब इस वजह से उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर आया और उन्होंने कहा कि मैं एथेंस को छोड़ देता हूँ। एथेंस छोड़ करके वो अलग अलग जगहों पे गए। जो सोक्रेटिस के और भी शिष्य थे, जैसे कि पाइथागोरस के बारे में आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। तो जितने भी पाइथागोरियंस थे उनसे वो जा कर के मिले और उन्हें मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में डिटेल्ड में मतलब नॉलेज ली। तो वो मतलब एक समय ऐसा था कि वो एथेंस को छोड़ करके जो है वहाँ से निकल गए थे। और इसी वजह से आप आगे पढ़ेंगे कि मैथमेटिकली और पाइथागोरियंस का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। किसके ऊपर इन्फ्लुएंस था? प्लेटो के ऊपर था। अराउंड 387 BC ही फाउंडेड द अकेडमी इन एथेंस। उसके बाद जब वो वापस एथेंस आते हैं सारी स्टडी अपनी करके कंप्लीट करके, मतलब उन्होंने एस्ट्रोनॉमी की भी पढ़ाई करी, तो ये सब करने के बाद वो वापस एथेंस आते हैं और इस बार वो अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट इट वॉज क्लोज्ड बाय रोमन एम्परर जस्टिनियन। जो उनकी यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी जो है क्लोज कर दी गई थी। 900 साल तक उनकी यूनिवर्सिटी चली थी और वो वेस्टर्न वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। वेस्टर्न वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी। और जो रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर ने 900 साल बाद उस यूनिवर्सिटी को जो है बंद कर दिया था। हाँ, तो वो जो अकेडमी थी उसको बंद कर दिया था रोमन एम्पायर ने, लेकिन 900 सालों तक वो अकेडमी जो है चली थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल वॉज हिज स्टूडेंट। अब जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल को आप आगे पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल जो है प्लेटो के स्टूडेंट थे और लगभग 20 सालों तक वो उनके स्टूडेंट बनकर रहे थे। उनके प्लेटो के अंतिम सांस तक एरिस्टोटल जो है उनके साथ थे। उसके बाद देखिए आगे, ड्यूरिंग हिज यूथ प्लेटो सर्व्ड एज अ सोल्जर फॉर एथेंस इन द पेलोपोलिशियन वॉर। कि उन्होंने अपनी जवानी के टाइम पे जो है अपने नेशन के लिए सर्व करा अपने आप को एज अ सोल्जर। आपको पता होगा वहाँ पर 20 सालों तक जो है वॉर चल रहा था। ड्यूरिंग हिज एग्जाइल, सॉरी ये दोबारा से मैंने पढ़ा दिया शायद। प्लेटो डाइड इन एथेंस अराउंड द एज ऑफ 80 वाइल लिसनिंग फ्लुएंट। अब प्लेटो के लिए वो मैंने शायद दोबारा से गलती हो गई कुछ नोट्स में, आगे पीछे हो गया था। तो प्लेटो की जो मृत्यु है वो कब हुई? प्लेटो की मृत्यु हुई थी 80 साल की एज में। उनको नॉर्मल मृत्यु आई। ऐसा भी कहा जाता है कि उनको किसी शादी में इनवाइट किया गया था और उसके बाद उन्होंने खाना खाया और शाम को वो किसी लड़की छोटी बच्ची से फ्लूएट बजा रही थी, वो उसको सुनते सुनते उनकी जो है मृत्यु हो गई। अदर इंटरेस्टिंग एरियाज ऑफ प्लेटो। अब प्लेटो सिर्फ एक फिलॉसफर या फिलॉसफी नहीं करते थे। उनके लिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग पीरियड में जब वो एक युवा अवस्था में थे तब वो पोइट्री बहुत अच्छी किया करते थे। उनका सपना था कि वो पोइट बने, जैसे कि हर एक युवा इंसान के साथ होता है। आज हम कुछ बनना चाहते हैं, फिर कल हमारे जो विचार है बदल जाते हैं, उसके बाद हम कुछ और बनना चाहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे था, जब मैं छोटी थी तब मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा मेरे को टीचर बनना है, फिर मेरे को यूपीएससी का क्रेज चला, फिर यूजीसी नेट का। तो चीज़ें ऐसे बदलती रहती हैं। उसके बाद ड्रामेलिस्ट, उन्होंने ड्रामा भी करा, रेसलिंग भी करी, ट्रैवलिंग टू गेट इंटेलेक्चुअल नॉलेज। उसके बाद जब सोक्रेटिस की डेथ हो जाती है तब वो एग्जाइल के लिए निकल जाते हैं, वनवास के लिए। उसके बाद ट्रैवलिंग के थ्रू उनको नॉलेज वो गेन करते हैं। अब जैसे आप इस बात को समझें कि जो हिस्ट्री है ग्रीक की वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीक एक ऐसी ज़मीन थी जिसने बहुत सारे फिलोसफर्स को जन्म दिया था। तो ग्रीक में ऐसा क्या हो रहा था कि वहाँ पे लोग थिंकर्स बनने लग गए, फिलॉसफी करने लग गए। तो एंशिएंट ग्रीक कंसीडर ऑफ सेवरल सिटी स्टेट, मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो एंशिएंट ग्रीक था वो अलग अलग छोटे छोटे वहाँ पर सिटी स्टेट हुआ करते थे और वो एक दूसरे से सेपरेटेड थे बाय जियोग्राफिकली कंडीशन, बट दे वर सिमिलर विद कल्चरल एस्पेक्ट। उनका जो कल्चर था वो बिल्कुल सेम था। इन द हिस्ट्री टिल 8th सेंचुरी BC किंगशिप और मोनार्की वर देयर। वहाँ पर जो है राजा का सिस्टम हुआ करता था, मोनार्की जिसको बोलते हैं। बट अराउंड 700 BC मोस्ट ऑफ द सिटी स्टेट केम टू बी कंट्रोल्ड बाय ओलिगार्की। उसके बाद 700 BC के टाइम पे एक ऐसा टाइम आया जब वहाँ पे ओलिगार्की जो है
ओलिगार्की ने कंट्रोल किया वहाँ की सोसाइटी को। मैंने नोट्स में भी लिख रखा है। ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन एलीट मतलब समृद्ध परिवार, ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट। जब कुछ समृद्ध परिवार मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद उनके हाथ में पावर सारी आ जाती है, तो वहाँ पे ओलिगार्की हुई। लेटर दे बिकम करप्ट। अब ऐसा होता है कि जब सारी पावर्स किसी एक ग्रुप या फिर एक इंसान के अंदर आ जाती है बिना कानून के, तो वो करप्ट हो जाता है। द एरिस्टोक्रेसी वर रिप्लेस्ड। उसके बाद जो है वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी आ गई। एरिस्टोक्रेसी क्या थे? एरिस्टोक्रेसी का मतलब है अब ये अमीर नहीं है, ये बेस्ट मेंबर्स हैं, सोसाइटी के बेस्ट मेंबर्स हैं जिनके अंडर में मतलब फिर ग्रीक आ गया। उसके बाद यहाँ पे नोट करने वाली बात है, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी फाउंड इन सम ग्रीक सिटी वॉज नॉट सेम एज प्रेजेंट टाइम। मतलब वहाँ पे बाद में फिर डेमोक्रेसी आई, एरिस्टोक्रेसी के बाद जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। लेकिन जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक में वो नहीं था जो आज के टाइम पे हम डेमोक्रेसी देखते हैं। जैसे आज के टाइम पे डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि हर एक सिटीजन को राइट मिलता है वोट करने का, लेकिन वहाँ पे ग्रीक में ऐसा नहीं था। वहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब था कि सिर्फ कुछ ही लोगों को पावर था कि वो वोटिंग कर सकते थे और अपने जो मेंबर अपना जो लीडर है उसको चुन सकते थे। इन द एंशिएंट ग्रीक सोफिस्ट वर द पेड प्रोफेशनल टीचर ऑफ लॉजिक फिलॉसफी। अब यहाँ पे आप सोफिस्ट क्या थे? वहाँ के टीचर्स थे। एंशिएंट ग्रीक के अंदर सोफिस्ट जो है वो ग्रुप ऑफ टीचर्स था, वो टीचर का ग्रुप था। और वो क्या करते थे? पेड प्रोफेशनल। जैसे आज के टाइम पे पैसे देते हैं हम टीचर को, वो टीचर पढ़ाता है, तो पेड प्रोफेशनल था उनका, वो टीचर थे और वो लोगों को सिखाया करते थे लॉजिक और फिलॉसफी। ठीक है। फेमस सोफिस्ट वर जॉर्जियाज। ठीक है। जो फेमस सोफिस्ट है उनका नाम लिखा हुआ है मैंने, ये था उनका नाम। ठीक है। अब ये क्या करते थे? ये पैसे जो है ड्रैक्मा, जो 30 ड्रैक्मा सिल्वर कॉइन्स होते थे, मतलब वहाँ की जो करेंसी उस समय वो लोग यूज़ करते थे वो सिल्वर कॉइन्स थी। तो जो टीचर्स थे वो 13 ड्रैक्मा तक की फीस जो है अपनी लेते थे, 30 सिल्वर के कॉइन्स लिया करते थे। तो इससे क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो एलिट फैमिली के मेंबर्स होते थे उन्हीं को ही शिक्षा मिल पाती थी। लेकिन अगर हम बात करें कि सोक्रेटिस की, तो सोक्रेटिस जो थे वो हर एक व्यक्ति को पढ़ाते थे। वो भी मतलब सोक्रेटिस जो थे, सुकरात भी जिनको हिंदी में कहा जाता है, वो पढ़ाते थे, पैसे वाले से पैसे भी लेते थे। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता था या कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाता था जिसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो उसको फ्री में पढ़ाते थे। ठीक है। अच्छा, प्लेटो जो है, प्लेटो मैंने बताया था जो टीचर थे उनके, सोक्रेटिस उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। प्लेटो वॉज मोस्ट ब्रिलियंट डिसाइपल्स ऑफ सोक्रेटिस। जो प्लेटो थे वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, किसके थे? सोक्रेटिस के थे। हु यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो जो सोक्रेटिस थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। उनका जो पढ़ाने का मेथड था वो क्या था? वो हमेशा क्वेश्चन पूछते थे, डायलेक्टिक मेथड था। मतलब वो आपसे जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि न्याय क्या है, तो आप उसका आंसर देंगे, फिर उसके बाद मैं उसी में से एक और क्वेश्चन बनाती हूँ, तो अंत में जो लास्ट में जो आंसर निकल कर आता है, जो फाइनेस्ट, वही जो है फाइनेस्ट आंसर निकलेगा। तो उनका जो है क्वेश्चन करने के लिए वो अपने स्टूडेंट्स को कहा करते थे। अब आप ये सोचेंगे कि मैं सोक्रेटिस के बारे में क्यों पढ़ा रही हूँ। देखिए, मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मतलब मेरे को प्लेटो बहुत बोरिंग लगता था। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पर पढ़ाने आई हूँ। अगर आपको पता होगा ना कि प्लेटो किस किस लोगों से इंस्पायर्ड थे, तो आसानी होगी आपको ये समझने कि प्लेटो के विचार जो है क्या थे। अच्छा, उसके बाद क्या था? गैदर्ड यंग मैन एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वो जवान लोगों से डायलेक्टिक मेथड में क्वेश्चन पूछा करते थे। ही वॉज सेम एज सोफिस्ट बट ही वॉज सर्टनली डिफरेंट फ्रॉम देम। वो सोफिस्ट टीचर की तरह थे। सोफिस्ट को याद रखना कि वो भी सोफिस्ट वहाँ के टीचर हुआ करते थे एथेंस के। तो जो सोक्रेटिस थे वो भी टीचर थे, बट वो उनसे अलग थे। जैसे कि सोफिस्ट जो वाइल सोफिस्ट थॉट देयर क्लाइंट हाउ टू अचीव सक्सेस। जो सोफिस्ट थे वो सिर्फ ये सिखाया करते थे कि सक्सेस को कैसे अचीव किया जा सकता है इन डीलिंग विद पब्लिक, है ना, कि लोगों को सक्सेस कैसे मिल सकती है, ये सोफिस्ट सिखाया करते थे। बट सोक्रेटिस क्या सिखाते थे? सोक्रेटिस टॉट हिज प्यूपल्स हाउ टू गेन साइंटिफिक नॉलेज। वो कहते थे सिर्फ सक्सेस पाने से कुछ नहीं होता, आपको एक साइंटिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए। सोफिस्ट हैड दैट गुडनेस अटेंड लाइक एन आर्ट। सोफिस्ट का मानना ये था कि
हम चीज़ों को एक आर्ट, एक कला की तरह सीख सकते हैं, लेकिन सॉक्रेटिस बिलीव्ड दैट गुडनेस कुड बी एक्वायर्ड ओनली थ्रू द नॉलेज। लेकिन जो सॉक्रेटिस थे उनका कहना था कि कोई भी जो है चीज़ों को सीख नहीं सकता है ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को डांस, जैसे मुझे डांस करना नहीं आता, मुझे गाना गाना आता है, अगर मैं सोचूं कि मैं डांस करना सीख लूँगी तो शायद ये गलत होगा, मैं थोड़ा बहुत सीख जाऊँगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको डांस के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो सॉक्रेटिस का कहना क्या था कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए जो है नॉलेज और उसके अटैचमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सोफिस्ट का कहना क्या था कि आप पैसे दो और नॉर्मली आप उस चीज़ को सीख सकते हो। उसके बाद व्हेन सोफिस्ट चूज एंड ओनली रिच पीपल, सॉक्रेटिस मीट पुअर पीपल। जो सोफिस्ट थे वो क्या करते थे, 30 सिक्के लिया करते थे अपने स्टूडेंट से, और वो हमेशा यही चाहते थे कि जो है पैसे वाले मेरे पास आए पढ़ने के लिए। लेकिन जो सॉक्रेटिस थे वो क्या करते थे, वो कहते थे कि सिर्फ पैसे वाले ही नहीं, गरीब लोगों को भी अधिकार है कि पढ़ाई वो कर सकें। ही एक्सेप्टेड हिज आउन इग्नोरेंस इवन ही वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। अब सॉक्रेटिस के लिए ये कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्ञानी इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी ज्ञानी नहीं माना। और ये बात हकीकत है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो द वाइजेस्ट पर्सन इज सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस का ज्ञानियों के भी ज्ञानी थे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं खोज करता हूँ चीज़ों की, क्वेश्चंस पूछ करके। उसके बाद ही फोर्स टू ड्रिंक पॉइजन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो नौजवानों को क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा कहा करते थे। तो वो जो एथेंस के जो राजा थे उनको ये लगा कि ये हमारे लोगों को भड़का रहा है, सॉक्रेटिस हमारे लोगों को भड़का रहा है। तो लेटर इन 399 BC ही वॉज सेंटेंस टू डेथ फॉर नॉट बिलीविंग इन द सिटीज गॉड एंड करप्टिंग यूथ। जो वहाँ की सिटी के गॉड थे, ठीक है, तो सॉक्रेटिस कहते थे कि आप डायरेक्टली ऐसे किसी चीज़ को मानने से मना कर दो, आप पहले उसके लिए क्वेश्चन करो। तो वहाँ के जो वहाँ पे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो सिटी के जो रूल्स है और जो वहाँ के गॉड है उसके बारे में ये जनता को भड़का रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों में विश्वास रखने से पहले, गॉड के बारे में विश्वास रखने से पहले उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछिए। इस वजह से उनको डेथ सेंटेंस मिला था, और ही फोर्स टू ड्रिंक पॉइजन हेमलॉक। और इस वजह से जो है सॉक्रेटिस को जहर का प्याला पिलाया गया। ही सैड हिज फेमस लास्ट वर्ड क्रीटो। उन्होंने अपने अंतिम समय में जो शब्द कहा वो था क्रीटो। क्रीटो ओवे अ कॉक टू एस्क्लीपियस। उन्होंने यह कहा, क्रीटो का मतलब होता है मुर्गा। अब यहाँ पे एथेंस के अंदर क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता था तो जब वो सही हो जाता था तो वो अपने एक देवता होते थे उनके, एस्क्लीपियस देवता को एक मुर्गा चढ़ाया करते थे। तो लास्ट समय में उन्होंने अपने प्यूपिल से कहा, मतलब अपने स्टूडेंट से कहा कि मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन एक बीमारी है और मृत्यु उससे आज़ादी है। तो मेरा जीवन जो था वो बीमारी था, अब मृत्यु मुझे मिल रही है, इसका मतलब मेरी जो बीमारी है वो सही हो गई है। तो आप क्या करना, एस्प्लीशियस देवता, जो बीमारी सही करने के देवता थे, उनको एक मुर्गा चढ़ा देना। अब आप सोचिए कि प्लेटो के दिमाग पर ये बात कितनी ज़्यादा असर करी होगी कि एक टीचर इस जीवन को बीमारी कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एथेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस करते हैं ना तो इस चीज़ के लिए आपको सज़ा दी जाती है। प्लेटो के दिमाग में ये बात बैठ गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद और एक बात और है कि जो वहाँ पे जहर का प्याला पिलाया जाता था तो उससे क्या होता था, पहले धीरे धीरे लोगों जहर का जो प्याला होता था हेमलॉक से क्या होता था, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती थी। पहले इंसान के घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता था वो सुन्न हो जाता था, उसके बाद धीरे धीरे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी और वो जहर लास्ट में दिमाग में पहुंच जाता था। तो जब वो जहर उनके दिल तक पहुंचा था तब ये शब्द उन्होंने बोला था कि जो वहाँ के देवता हैं, जो बीमारी सही कराने के देवता है एस्क्लीपियस, उसको आप जो है मुर्गा दान करना, उसकी एक बलि चढ़ा देना। तो यहीं से जो है प्लेटो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने जो है एथेंस को छोड़ दिया। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी जब पढ़ती थी मुझे बहुत बोरिंग लगता था ये सब, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस रख के यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक करने के बाद आप इसको शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है दोस्तों। अच्छा, प्लेटोस कंट्रीब्यूशन, जो प्लेटो का कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, अब आप समझ सकते हैं कि उनकी जो हिस्ट्री है अपने टीचर को देखने के बाद किस तरीके का उनका माइंड कॉन्सेप्ट रहा होगा, तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। और मैं ये भी बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ना इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊँगी। अभी देखिए आप 19-20 मिनट हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है ये, मेरे को तो बहुत पसंद आता है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या लिखा, रिपब्लिक लिखा। ही यूज्ड डायलेक्टिक मेथड, सॉक्रेटिस इज द मेन कैरेक्टर।
अब सोक्रेटिस की डेथ के बाद जो है इन्होंने ये पहली किताब लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। अब इसके अंदर इन्होंने संवाद कराया है जिसमें मेन कैरेक्टर जो है सोक्रेटिस है। उसके बाद बीच में फिर उसके बाद उन्होंने जो है बीच में लिखा था उसके बाद ये तो उन्होंने बाद में लिखी थी शायद द लॉ। उसके बाद उन्होंने द लॉ बुक लिखी। इट इज़ लॉन्गेस्ट बुक ऑफ प्लेटो, ही वर्क दिस इन हिज लास्ट टाइम। ये उन्होंने अपने लास्ट समय में लिखी थी द लॉ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और भी किताबें लिखी है, इट्स स्टेट्समैन, सोफिस्ट, फिलिबस। उसके बाद हाँ एक मिनट, तो ये किताबें थी उनकी। अब उसके बाद थ्योरीज ऑफ प्लेटो, जो शायद इसी क्लास में करा दूँ मैं, लेकिन आप नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को प्लीज़ जाके ज्वाइन करना, मैं ये नोट्स आपको देने वाली हूँ। थ्योरीज ऑफ प्लेटो। अब जो प्लेटो थे वो बहुत ही आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले लोगों की एक जो खास बात होती है वो ये होती है कि वो हमेशा इस बात पे ध्यान देते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है उस पर वो ध्यान नहीं देते। तो आप याद रखना, प्लेटो भी हमेशा इस बात पे ही ध्यान देते थे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में ये कहते हैं, ये यूजीसी नेट और पीएसआईआर ऑप्शनल यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी इसको पढ़ा है। एज सोक्रेटिस सेड, वर्च्यू इज नॉलेज, वाइस इज इग्नोरेंस। जो वर्च्यू है वही असल में नॉलेज है, और इंसान जो भी बुराइयां करता है ना, गलत काम करता है, वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर इग्नोरेंस होता है। मतलब इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता। अगर हर इंसान के पास हर चीज़ का ज्ञान आ जाएगा तो वो शायद जो है उस काम को कभी भी गलत नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा था कि वर्च्यू क्या है, वर्च्यू ही असल में नॉलेज है, और वाइस इज इग्नोरेंस है। मतलब जितनी भी बुराइयां हैं, इंसान वो इसलिए बुराई नहीं करता क्योंकि वो बुरा है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो अज्ञानी है। फॉर प्लेटो आइडियाज आर द अल्टीमेट रियलिटी, ही प्रोवाइड दैट रियलिटी इज अ शैडो और ऑफ आइडिया। ही सेड दैट रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। मतलब वो कहते हैं कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, ठीक है, वो हकीकत नहीं है, ठीक। ये क्या है, सिर्फ हमारे दिमाग का एक विचार है। इसमें इन्होंने एलेगोरी ऑफ केव की स्टोरी बताई है, अगर आपके पास बुक होगी तो आप उसमें से देखना। उसके माध्यम से ये बताते हैं प्लेटो कि अगर कुछ इंसान को हम बचपन से ही जो है एक गुफा के अंदर ले जाके बंद कर दे और उनका जो मुंह है वो दीवार की तरफ कर दे, ठीक है, और एक आग जला दे, तो उनके दिमाग में कभी भी ये नहीं आएगा कि इंसान रियल में कैसे दिखता है या फिर राज्य रियल में कैसे दिखता है। बस उनको यही लगेगा कि जो शैडो है, जो चित्र परछाइयाँ जो बन रही है ना दीवार पे, वही रियल वर्ल्ड है, ठीक है। इसका मतलब जो इंसान देखता है वो उसी से ही विचार बना लेता है। तो अगर आपको कुछ जीवन में करना है तो अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ों का विचार मत बनाइए, जो रियल चीज़ है उसकी खोज करने की बात कीजिए। एलोगेरी ऑफ केव में इन्होंने यही बताया है कि कुछ लोगों को जो है जन्म से ही बाहर की दुनिया नहीं दिखाई जाती है, उनको बांध दिया जाता है और उनके पीछे आग जला दी जाती है, और जो दीवार होती है उनके सामने उस पर सिर्फ लोगों की परछाई बनती है। तो उनको लगता है कि रियल वर्ल्ड यही है, सिर्फ परछाई है। अच्छा, अब नोट, प्लेटो वांटेड टू मेक अ सिटी स्टेट ऑफ एथेंस एंड आइडियल स्टेट। अब वो चाहते थे कि जो एथेंस है वो उसको आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो राजा था जिसने उनके गुरु सोक्रेटिस को जहर दे दिया, वो क्या था, वो अज्ञानी था, इग्नोरेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो वो चाहते थे कि मैं अपना जो स्टेट है वो क्या बनाऊँ, मैं अपना स्टेट बनाऊँ, आइडियल स्टेट बनाऊँ, और वहाँ पे जो राजा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए। आगे चल के फिर हम उनकी एजुकेशन की थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है। इसलिए वो फिलोसोफर किंग बनाना चाहते थे। अब जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के लिए उनके क्या विचार है। प्लेटोस एजुकेशनल सिस्टम इज़ फाउंडेड, देखिए मैं एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है हो जाएगा ये। प्लेटोस एजुकेशनल सिस्टम इज़ फाउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन। वो कहते थे कि एजुकेशन होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज़ फॉर ऑल। जैसे आज हम इंडिया में रह रहे हैं ना, एजुकेशन हर किसी के लिए है। तो ये बहुत साल पहले की बात है, ठीक है। आप ये समझिए जिस समय धार्मिक चीज़ें आई भी नहीं थी उससे पहले ही इन्होंने कह दिया था कि एजुकेशन जो है सभी के लिए होनी चाहिए। अच्छा, विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड जेंडर, अभी मैंने कहा। उसके बाद चिल्ड्रन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड प्लेस्ड इन द कस्टडी ऑफ स्टेट। अब ये थोड़ा सा मुझे भी लगता है। अब उनका कहना था कि जो बच्चे हैं जन्म से ही माँ बाप से अलग कर देने चाहिए, और जो बच्चे हैं वो किसके अंडर में आ जाने चाहिए, स्टेट के अंडर में आ जाने चाहिए।
अब आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो इनका कहना ये था कि हमेशा से ना उन लोगों की शादी करानी चाहिए जो वाइजेस्ट हो, मतलब जो नॉलेजेबल हो। एक पुरुष भी नॉलेजेबल होना चाहिए, एक महिला भी नॉलेजेबल होनी चाहिए। तब अगर इन दोनों का मिलन होगा तो जो उनकी संतान होगी ना वो भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। तो इनका कहना ये था कि बच्चों को जो है उनके माँ बाप से जन्म के साथ ही ले लेना चाहिए, ताकि समाज में किसी को ये पता ही ना हो कि हमारा बच्चा कौन सा है। तो इस वजह से इक्वेलिटी आ जानी चाहिए। अब ये बात तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हाई सोच ली थी। अच्छा, अब उन्होंने कहा था कि ह्यूमन जो है 3 तरीके से जो है डिवाइडेड है। हर इंसान का एक टाइप होता है, उन्होंने ये कहा। और आगे चल के जो है इनके जो शिष्य होते हैं एरिस्टोटल, वो जाके वो आगे चल के इन्हीं विचारों का विरोध करते हैं। आप उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। उन्होंने कहा कि इंसान जो है 3 तरीके का होता है। एक होता है लॉजिस्टिकॉन। लॉजिस्टिकॉन मतलब जो लॉजिक के ऊपर ध्यान देता है, वही जो है फिलोसोफर किंग बनता है। दूसरा होता है द मियोडिस, ये ग्रीक लैंग्वेज में है। द मियोडिस इसका मतलब होता है सोल्जर। एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा करेजियस होता है, उसको लड़ाई झगड़े से बिल्कुल डर नहीं लगता। तो उसको आगे चल के क्या बनना चाहिए, उसको बनना चाहिए सोल्जर। अब होता है अच्छा एपिटाइट। अब किसी इंसान का एपिटाइट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसके अंदर लालसा होती है पैसों को कमाने की। तो ये कहते हैं कि इसको जो है उन्होंने प्रोड्यूसर क्लास के अंदर बांटा। मतलब अगर किसी के अंदर लॉजिक ज़्यादा है तो वो किंग बनेगा, अगर किसी के अंदर पावर ज़्यादा है फिजिकली तो उसको सोल्जर बनाना चाहिए, और किसी के अंदर एपिटाइट भूख ज़्यादा है पैसों को लेकर के तो उसको प्रोड्यूसिंग क्लास बनाना चाहिए। अब देखिए, इंसान का बेसिक नेचर जो है हमेशा से ये रहा है कि उसने हमेशा एक सोसाइटी को किसी न किसी बेस पर जो है बांटा है। अब इंडिया के अंदर जैसे वर्ण व्यवस्था थी, ठीक उसी तरीके से इन्होंने भी अपने जो आइडियाज़ है इसके अंदर ये बताया कि इंसान के अंदर 3 तरीके के गुण होती है, और उसी गुण के अनुसार जो है उसको अपनी चीज़ें आगे चल के चुननी चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल ने आकर के कहा कि इंसान के अंदर जो गुण होते हैं ना वो उसको समय समय पे चेंज भी कर सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कल पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पढ़ाई नहीं करती थी तो मैं आगे चल के कभी भी टीचर नहीं बन सकती। क्या पता मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मन लगने लगे। तो एरिस्टोटल ने इसी बात का जो है विरोध करा था। आगे चल के आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंसान जो है इंसान समय के अनुसार जो है चेंज होता है। हाउ टू फाइंड द पीपल। अब वो जो प्लेटो कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस इंसान के अंदर कौन सी योग्यता है। तो उसके लिए उन्होंने अपना प्रॉपर सिस्टम बनाया था। उन्होंने एक स्कूल की बात करी कि, और उन्होंने उसमें स्टेजेस बताई। उन्होंने जो है यहाँ पे देखिए 5 स्टेजेस हैं। जैसे कि 0 से 6 साल के लिए, 0 से 6 साल के बच्चों को उन्होंने कहा कि हम उसको क्या सिखाएंगे, मोरल स्टोरीज बताएंगे, उसको मोरालिटी के बारे में बताएंगे। उसके बाद 6 से 18 के लिए इन्होंने बोला कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन होगी जिसमें म्यूजिक्स और एस्ट्रोनॉमी ऐसी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएगी। उसके बाद 18 से 20 में फिजिकल मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। और यही वो एज है जब यहाँ पे पहली बार में 20 साल का जब बच्चा होता है वो सारी चीज़ें पढ़ लेता है, मोरल स्टोरीज पढ़ लेता है, वो म्यूज़िक्स के बारे में जान लेता है, वो मैथमेटिक्स के बारे में मैथमेटिक्स नहीं, वो फिलॉसफी के बारे में, फिजिकल मिलिट्री के बारे में जान जाता है। तब 20 साल की एज में जो है उस बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, और जो बच्चे आगे उस टेस्ट को पास कर लेते हैं वो जाते हैं 4th स्टेज में। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 20 साल की एज में ये टेस्ट पास नहीं कर पाता तो उसको रिजल्ट क्या मिलता है कि उसको प्रोड्यूसिंग क्लास में जाना चाहिए, मतलब उसको 3rd कैटेगरी दे दी जाती है। उसके बाद 21 से लेकर 30 तक की, जो 21 से 30 साल तक की एज के अंदर जो है ये क्या सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट और ख़ासकर मतलब जितनी भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उसको ये सिखाते हैं। और फिर 30 साल की एज में फिर दोबारा से टेस्ट होता है, और जो बंदा या फिर जो बच्चा जो है इसमें पास नहीं होता उसको सोल्जर क्लास बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो लोग पास कर लेते हैं उसको आगे की क्लास में भेजा जाता है। तो 31 से 35 की एज में जो है लॉजिकल और फिलॉसफी जैसी चीज़ें उसको पढ़ाई जाती है। उसके बाद 36 मतलब 30 की एज में उसका टेस्ट होता है, ये बात याद रखिए। और अगर वो पास नहीं कर पाता तो उसको सोल्जर क्लास बना दिया जाता है। उसके बाद 36 से लेकर के 50 ईयर्स की एज में जो है ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू रन द गवर्नमेंट एंड कॉन्सेप्ट बताया जाता है। और लास्ट में 50 साल की एज में जो है जो टिका रहता है उसको ही बनाया जाता है फिलोसोफर किंग। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो भी हमारे राजनेता है या फिर जो भी है, अगर कोई IAS बनता है, IPS बनता है तो उसको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई अगर कोई लीडर बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है तो उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बात समझ लीजिए, इनडायरेक्टली हम प्लेटो के द्वारा सुन रहे हैं
कि जो एक राजा होता है उसको भी पढ़ाई लिखाई करके आना चाहिए, मतलब कि एक जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट तो खैर उसको छोड़ो, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं या एमएलए एमपी हैं उनको भी पढ़ाई लिखाई करके आना चाहिए, उनके लिए भी कोई टेस्ट होना चाहिए। तो प्लेटो की बात से हमें ये समझ आता है। उसके बाद अब ये देखिए थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब जो है प्लेटो का अलग है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड प्रॉपर्टी, और उन्होंने वाइफ के लिए भी एक थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू पेलोपोनेशियन वॉर ही अंडरस्टैंड अरेंज द इग्नोरेंस आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन। जब पेलोपोनेशियन वॉर चला 27 सालों तक, तो उनको एक बात समझ आई कि लोग आपस में सिर्फ इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो अज्ञानी थे। अगर उनके पास ज्ञान होता तो वो लड़ाई करते ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो अज्ञानता है वो हर करप्शन की जड़ होती है, इसलिए इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो ज्ञानी होगा तो उसके अंदर करप्शन नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ही एडवाइज द कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। उन्होंने बोला कि किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स भी कहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब वो एक फीमेल को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह मान रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे इनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि स्त्रियाँ किसी की संपत्ति नहीं हो सकती है, और स्त्रियों का अपना एक सोचने का मानसिक स्तर होता है। तो इन्होंने कहा कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा कि किसी को पब्लिक प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इंसान का सिर्फ शादी करने का जो पर्पस होता है ना, वो सिर्फ यही होता है कि वो स्टेट को एक अच्छा फिलोसोफर, किंग या फिर सोल्जर पैदा करके दे सके, ठीक है। इसके अलावा शादी का उनके नज़र में कोई भी मतलब नहीं था, मतलब जो एक फीलिंग होती है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उस फीलिंग्स की ये बात नहीं करते। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इन हिज बुक द रिपब्लिक ही सेड स्टेट विल डिसाइड, स्टेट डिसाइड करेगा कि वाइफ या हस्बैंड की जो जोड़ी है वो कैसी होनी चाहिए, उसको आप वाइफ किसे बनाएंगे, और सिर्फ इनका जो मैरिज का पर्पस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब आप आगे चल के अपनी जो संतान है वो किस तरीके की पैदा करते हैं। वो इनका कहना एक तरीके से ये था कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी मूर्ख महिला से शादी करता है तो आगे चल के उसकी जो संतान है वो मिक्सचर होगी मूर्ख और बुद्धिमता का। अगर मूर्ख मतलब अगर स्त्री भी बुद्धिमान है और पुरुष भी बुद्धिमान है, और आगे चल के वो बच्चा पैदा, उनका जो भी बच्चा पैदा होगा तो वो बहुत ही वाइजेस्ट पर्सन होगा, उनका ऐसा मानना था, पता नहीं क्यों। अच्छा, इन्होंने क्या किया, प्रोड्यूसिंग गुड्स, हाँ, उनने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो शादी का पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी संतान पैदा करके राज्य को सौंप देना है, जो कि आगे चल के फिलोसफर, किंग बनेगा या फिर सोल्जर बनेगा, या फिर वो जो भी है जिस क्लास में भी उसका इंटरेस्ट होगा वो टेस्ट लेकर के डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब जो प्लेटो है, प्लेटो ने ही बताया है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके हिसाब से टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, और यही टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हम आज भी पढ़ते हैं। पहला इन्होंने कहा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब वो कहते हैं कि फिलोसोफर किंग होगा। अब मतलब जो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम बताया है उसको पास करने के बाद जो एक इंसान राज्य को संभालेगा, मतलब वो एरिस्टोक्रेसी कहलाएगी। इसमें फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट वो रखते हैं। अब ये बात याद रखना, इनका जो थॉट थे वो आइडियलिज्म को फॉलो करते थे, हमेशा ये कहते थे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके लिए वो बात नहीं करते थे। उसके बाद टिमोक्रेसी। टिमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर कुछ रिच इंसान मिलके सत्ता को संभालते हैं। उसके बाद ओलिगार्की। अब ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड पावर। इसके अंदर क्या है कि समाज के कुछ लोग होते हैं जो कि पावर को होल्ड करते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द लोअर क्लास। अब इनके अनुसार क्या है कि जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पर सभी एक नागरिक को अधिकार हो अपना राजा चुनने की। उसके बाद टायरनी के बारे में तो आपको पता होगा, रील बाय वन क्रूएल पर्सन। एक बहुत ही क्रूर लीडर है यहाँ पर, जो मतलब इस गवर्नमेंट के अंदर जो अपनी सारी बातें मनवाता है, और यहाँ पर वो कोई नियम कानून को फॉलो नहीं करता, जो उसके दिमाग में आता है वो उस चीज़ को चलाने लग जाता है। और मेरे हिसाब से सबसे बेकार और वरिष्ठ जो है, सबसे बेकार गवर्नमेंट यही है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हिटलर भी जो था वो इसी कैटेगरी का ही था। जो हिटलर था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों पे अत्याचार भी करता था, ठीक है, क्रूएल था बहुत ही ज़्यादा। तो थैंक यू, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। और प्लीज़ आप प्लेटो के जो नोट्स चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। और दोस्तों मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, आई होप आप भी सब मेहनत कर रहे होंगे। मेरा पर्पस यही रहता है कि कठिन चीज़ों को कैसे मैं ईजीएस्ट फॉर्म में आपको पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और एक बात और, आप प्लीज़ कमेंट करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को भी मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप मुझे लाइक या फिर कमेंट करते रहेंगे। थैंक यू, आई होप
आपको क्लास समझ आई होगी। बाय बाय। अब अगले टॉपिक में हम मिलेंगे जिसके अंदर हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों।